जम्मू कश्मीर में बेघर और भूमिहीन गरीबों को जमीन मुहैया कराने के एलजी प्रशासन के फैसले का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है। उन्होंने एलजी प्रशासन की नीयत पर सवाल भी उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जम्मू कश्मीर को ग्रीन बेल्ट से सलम में बदलने की कोशिश की जा रही है। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर को युद्ध का लुटा हुआ सामान समझा जा रहा है। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और कहा है कि महबूबा मुफ्ती नहीं चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोग रहें। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बेघर और भूमिहीन को 5 मरला जमीन देने का फैसला लिया है, जिस पर जम्मू कश्मीर में राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर को 370 के बाद इस तरह ट्रीट किया जा रहा है जैसे वो माले गनीमत होता है। पुराने जमाने में जब जंगें होती थी तो उसके बाद जो भी वहां होता था, जमीन जायदाद, यहां तक कि लोग उसको माली गनीमत समझ के आपस में बांटते थे। बिल्कुल 370 को खत्म करने के बाद, 370 के हमले के बाद, ये जम्मू कश्मीर की जो हमारी जमीन है, हमारी नौकरियां हैं, हमारे रिसोर्सेज हैं, जो कुछ भी है उसको माली गनीमत समझ के एक हिसाब से लूट मची हुई है। तो इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर एक ग्रीन बेल्ट है, तो ये उसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। कोशिश तो होनी चाहिए थी कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं, उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो बाहर से इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट करते करते ये पॉवर्टी और स्लम्स इंपोर्ट करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। बेघरों को किसी रिलीजन में हम बांटते नहीं है। बेघर लोगों को जमीन बांटने से कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। ये आज पहली बात सुन रहे हैं, क्योंकि जिन लीडरों ने ये बात की है वो लीडर हमेशा एक खास मुद्दा और एक खास कम्युनिटी को टारगेट करते हैं या एक खास कम्युनिटी को प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि 2014 की जो सिचुएशन यहाँ पहले थी वही फिर आए। लेकिन बेसिक जो इस सारी जो एक्सरसाइज है जो ये की गई है, उसका मकसद है कि जिनके पास घर नहीं है उन लोगों को घर फराहम किया जाए। और पीडीपी की जो प्रेसिडेंट साहिबा महबूबा मुफ्ती जी, वो अमीरों और गरीबों की इस गैप को कम होने नहीं देती, क्योंकि उन्होंने हमेशा एक बादशाह की तरह यहाँ के गरीब लोगों पर रूल किया। एक बादशाह निज़ाम सिस्टम चाहता है, वो इस निज़ाम को बरकरार रखना चाहती है, जबकि मोदी गवर्नमेंट इस गैप को मिटाना चाहती है और वो नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में बेघर लोग रहे। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष रविंदर रैना ने हमला बोला है, सुनिए। जब खुद यहां चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कभी लोगों का भला नहीं किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा हो या कुछ और लीडर हो, आज जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश हो रही है, लोगों को भड़काने की एक साजिश महबूबा मुफ्ती कर रही है। और यह षड्यंत्र कि जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को यहां मकान बना के दिए जाएंगे, यह सिर्फ प्रोपेगेंडा है, झूठा प्रोपेगेंडा महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही हैं। उनको इस किस्म की जो गलत तरीके की सियासत से बचना चाहिए। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती को भूमिहीन को जमीन देने के फैसले की प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन वो इस पर भय और कट्टरवाद की राजनीति कर रही हैं। जम्मू कश्मीर में एलजी प्रशासन के द्वारा जो होमलेस लोग हैं उनको 5 मरले जमीन देने की पॉलिसी लाई गई थी, लेकिन अब इस पॉलिसी पर विवाद खड़ा हो गया है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद जी। महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर विरोध कर रही हैं, कह रही हैं आप लोग ग्रीन बेल्ट को सलम बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों को, तकरीबन 10 लाख लोगों को लाकर बसाना चाहते हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती आज जो राजनीति कर रही हैं उसमें अपनी जमीन, जो भी थोड़ी बची खुची जमीन है, उसे बचाने के लिए भय और कट्टरवाद, इन दोनों का इस्तेमाल कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती का ये आरोप पूरी तरह गलत है। उन्हें खुश होना चाहिए कि जिनके पास 70 साल तक वे और उनके सहयोगी फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी जिन लोगों को पक्की छत मुहैया नहीं करा पाई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उन्हें पक्की छत मुहैया करा रहे हैं।
मगर वो उसमें राजनीति देख रही हैं। ये उनकी फेलियर को और उनकी छोटेपन को दिखाता है। जम्मू कश्मीर इससे ज्यादा प्रभावित होगा। जम्मू में जो कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, आखिर क्या उनको 5 मरले जमीन अब तक क्यों नहीं दी गई? ये महबूबा मुफ्ती के दिमाग में फैले हुए जहर को दिखाता है। महबूबा मुफ्ती को आगे आना चाहिए, जमात के एलिमेंट की निंदा करनी चाहिए, पाकिस्तान समर्थक उग्रवादियों की निंदा करनी चाहिए और इस बात का दम भरना चाहिए कि जिनके मकान छीने गए, जिनके मकान श्रीनगर से, अनंतनाग से, बारामूला से, गांदरबल से जिन कश्मीरी हिंदुओं के मकान छीने गए, उनको उनके घरों पर लाकर सकुशल बसाया जाएगा। यही भारत सरकार की, आज तक की सरकारों की एक्सोडस के बाद की नीति है और इसी पे अमल हो रहा है। जब ऐसी जमीनों के बारे में जब एक पोर्टल बनाकर एलजी प्रशासन ने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी शुरू की थी, डिस्ट्रेस सेल के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की थी, उनको उनकी जमीनें वापस दिलाने की बात की थी, तब भी महबूबा मुफ्ती ने इसी प्रकार का विरोध दर्ज किया था। वो तो जो भी बात होगी, जो भी कश्मीर में नॉर्मलसी लाने के लिए काम होंगे, उनका विरोध ही करेंगी। महबूबा मुफ्ती यहां तक कह रही हैं कि पार्लियामेंट में बताया गया कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में 19,000 के आसपास जो बेघर लोग हैं वो मौजूद हैं, लेकिन सरकार इस तरह की पॉलिसी ला रही है। सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर को जेल बनाया था, अब ग्रीन बेल्ट थी उसको सलम बना देंगे। देखिए, इनके प्रशासन में, महबूबा मुफ्ती जी के प्रशासन में जम्मू क्षेत्र की भी बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स हैं, जहां पर श्रीनगर से लाकर अवैध कब्जे इन्होंने अपने लोगों से द्वारा कराकर वहां पर बहुत सारे लोगों को बसाया गया है। ऐसी बहुत सारी ग्रीन बेल्ट्स पर पिछले दिनों आपने अगर नोटिस किया हो तो सरकार ने कार्रवाई भी की थी, जिस पर बड़े बड़े नेता बहुत बड़े बड़े वीडियो जारी कर रहे थे। इसलिए कौन सी लैंड क्या है, मैं उसके मैटर में नहीं जाना चाहता हूं, मैं उसके निटिग्रिटीज में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा केवल इतना कहना है, मैं आपके चैनल के माध्यम से महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहता हूं, बेघर लोगों को जमीन और पक्का घर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? वो क्यों गरीबों की दुश्मन है? वो क्यों गरीबों को मजाक उड़ाना चाहती है? वो क्यों गरीबों को देश के साथ कदम ताल करके डेवलप होने का और देश की डेवलपमेंट में अपना योगदान देने का हक से महरूम करना चाहती हैं? आप ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महबूबा जम्मू के लोगों से और साथ में कश्मीर के लोगों से, दोनों को कह रही हैं दोनों जगह से आवाज उठनी चाहिए और इसका विरोध होना चाहिए। मेरे को जहां तक याद है, लगभग 280 डीडीसी की सीटों पर चुनाव हुए थे। उन 240 सीटों पर, उन 240 सीटों में महबूबा मुफ्ती चंद सीटें लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है जो पैन जम्मू कश्मीर काम करती है। इसलिए महबूबा मुफ्ती ये जो शोर मचा रही हैं कि जम्मू से भी आवाज उठे, कश्मीर से भी आवाज उठे, उनके साथ आवाज देने को कोई है नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और उस जो निर्णय लिया है उसको एलजी प्रशासन, मनोज सिन्हा जी का प्रशासन जिस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, वो प्रधानमंत्री जी का 2022 तक सबको पक्का घर देने के सपने को पूरा करने की तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार बढ़ रही है, जिसके लिए सब लोग आगे आके काम करेंगे। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब में महबूबा मुफ्ती पर सवाल उठाया है, आखिर वो बेघर लोगों को जमीन देने की वकालत क्यों नहीं करती, उनका समर्थन क्यों नहीं करती, और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सभी को घर देना चाहते हैं उसका विरोध क्यों कर रही हैं? क्या वो ऐसी राजनीति करके आखिर क्या करना चाहती हैं? कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18 दिल्ली। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता राजा इफ्तिखार ने समान नागरिक संहिता को अव्यावहारिक बताया और कहा कि सरकार को ऐसे कदमों से बचना चाहिए। तराल में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के यूसीसी के फैसले का उनकी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। एक मल्टीकल्चरल और मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ की खूबसूरती इसी यूनिटी इन डाइवर्सिटी में है। अगर ऐसी चीज़ों को उठाए, ऐसे मुद्दा उठाए जिससे
बाहमी भाईचारा मुतासिर हो तो उससे मुल्क की सालमियत पे बड़ा बुरा असर पड़ सकता है। लिहाजा हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है और ये आखिरी दीन है। ता क़यामत तक जो इसमें उसूल है, इसमें किसी भी किस्म की अमेंडमेंट नहीं हो सकती है। लेजिस्लेशन से इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उसके लिए हम एहतिजाज करेंगे और हम ये होने नहीं देंगे। खबर पुंछ से है, जहां सुरनकोट तहसील मुख्यालय पर शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आम लोगों के साथ उलमा, वकील, व्यापार मंडल, सामाजिक संगठन, दुकानदार शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और उपराज्यपाल से सुरनकोट में खोली गई शराब की दुकान को बंद करने की मांग की और मांग नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी दी। इस प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के डीडीसी सदस्य सुहेल मलिक, व्यापार मंडल अध्यक्ष अजहर मनहाज जैसे कई भाजपा के पद अधिकारी भी उपस्थित रहे। हजरात हैं, वुकला हजरात हैं, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, डीडीसी मेंबर्स हैं, पंचायत के सरपंच हजरात हैं, सब ने मिलकर कहा कि भाई हमारा साथ देने के लिए बाजार को बंद करो। हमने भी अपने दुकानदारों से बात की तो सब लोग मान गए, तो आज दिन के लिए बंद की कॉल दी कि भाई इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और फौरन इस कजिए को यहाँ से हटाया जाए। हम मरकजी सरकार से, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से और जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो इस चीज़ को डील करती हैं उनसे मोदबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे इस इलाके में तमाम तौर पे एक मुश्तरका आवाज़ जो है वो बुलंद हुई है कि हमें शराब का ठेका नहीं चाहिए। हमारे नौजवानों को इस वक्त तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर चाहिए, बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो फुलफिल होना जो है वो लाजमी है। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं और मरकजी सरकार से और गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसे यहाँ से मुंतकिल किया जाए। इस संबंध में मैंने खुद जो है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब को मेमोरेंडम भी दिया और डिफरेंट मीडिया हाउसेज से जो है वहाँ तक आवाज़ भी पहुँचाई कि सुनकोट में शराब खाना जो है लोगों को नाकाबिले कबूल है, लोगों की एस्पिरेशंस के खिलाफ है। और मैं ये समझता हूँ कि सिविलाइज सोसाइटी में जो लॉज बनने चाहिए, जो पॉलिसीज बननी चाहिए, वो लोगों की एस्पिरेशन के मुताबिक बननी चाहिए। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील मुख्यालय पर शराब की दुकान खोले जाने के बाद आज यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से यहाँ पर बाजार बंद है और लोग यहाँ पर जो है जलसा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी दुकानें जो हैं सुबह से बंद है, कोई भी दुकान नहीं खुली है, ना ही कोई जो गाड़ी है, यात्री गाड़ी है वो चल रही है। लोग पैदल चल रहे हैं अपना कारोबार कर सकें, क्योंकि सुबह का बाजार बंद है, लोगों को कारोबार भी सफर हो रहा है और लोग परेशान है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आज नशा जो है लोग नौजवानों की जान ले रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से शराब की दुकान खोले जाना जो है कई कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसीलिए लोगों की एक ही डिमांड है कि सुरनकोट से शराब की दुकान बंद की जाए। मुनीष शर्मा, न्यूज नेटवर्क, सुरनकोट, पुंछ। तो खबरें और भी, लेकिन यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। बारामूला में देह व्यापार के रैकेट का भांडाफोड़ पुलिस ने किया है। इस मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में अवैध तस्करी रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
पुलिस ने साउथ कश्मीर के कुलगाम और शोपियां जिले में 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया है। इस कार्रवाई में मीर बाजार की पुलिस पार्टी ने गाजापुरा में ट्रक ड्राइवर से 20 किलोग्राम पोस्त बरामद किया है। वहीं मंजगाम की पुलिस ने एविल में 11 किलो पोस्त बरामद किया है, जबकि शोपियां के डुमपुरा में पुलिस ने 18 किलो पोस्त बरामद की है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज शोपियां और पुलवामा जिलों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीआईजी पुलिस, दोनों एसएसपी, सीआरपीएफ के तीनों सीओ और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही एडीजीपी ने आतंकवाद के खात्मे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही आतंकवादियों का सफाया सुनिश्चित करने के लिए विशेष मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने की बात कही। नगर परिषद बांडीपुरा में एक बैठक का आयोजन किया गया। परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन नजर द्वारा आयोजित इस बैठक में शहर के 17 वार्डों के प्रतिनिधि, नागरिक समाज के सदस्य और क्षेत्र के प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया, जिसमें जाम, जिला अस्पताल और कूड़ा निस्तारण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान अधिकांश वक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर निर्माण और विकास की कमी पर सवाल उठाए। वहीं परिषद के अध्यक्ष बशारत हुसैन नजर ने कहा कि शहर की समस्याओं के समाधान के लिए वो अपनी मुमकिन भूमिका निभाते रहेंगे। की है उस पर भी बात हुई है और मैंने लोगों को यह आश्वासन दिया है कि विद इन नो टाइम हम वार्डों का विजिट करेंगे और जो प्रोजेक्ट वार्डों के पेंडिंग हैं, जो डेवलपमेंटल काम पेंडिंग है, उनको आपकी मर्जी के बगैर नहीं करेंगे और आपकी सहमत के साथ ही वार्डों में जो भी काम होगा वो आपको साथ दे के चलेंगे। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़े मामले पर बड़ी खबर। जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। कल याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कल याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका पर सुनवाई होगी। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और कल ही इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पूर्व मंत्री और एडवोकेट हर्षदेव सिंह की याचिका है जिस पर कल ही सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इसमें जल्द चुनाव की मांग की गई है और जल्द चुनाव की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव के लिए तैयार हुआ है और कल इस पर सुनवाई होगी। सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, इस वक्त जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है और कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई कर सकता है। क्या अपडेट है? बिल्कुल अबू, देखिए साफ तौर से हर्षदेव सिंह की तरफ से ये याचिका मंजू सिंह के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर से जो याचिका दाखिल की गई है उसमें ये कहा गया है कि चूंकि लंबे समय तक किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी राज्य को जो फिलहाल संवैधानिक दायित्व है उससे वंचित नहीं रखा जा सकता है और इसलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव समय से पहले करवाया जाए ताकि तमाम जो नागरिक हैं उनको उनका अधिकार और भी पुष्ट तरीके से मिले और साथ ही साथ जिस तरह तमाम आतंकवादी घटनाएं होती थी उसके बाद अब जम्मू कश्मीर राज्य कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे शांत हुआ है, तो ऐसे में चुनी हुई सरकार की बेहद आवश्यकता है जम्मू कश्मीर में। लिहाजा इस पूरे मामले में तमाम जो नागरिकों का दायित्व है उनके अधिकारों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में न केवल केंद्र सरकार बल्कि चुनाव आयोग को भी ये आदेश दे कि समय से पहले वहां पर फिलहाल चुनाव करवाया जाए। अब इस पूरे मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा, संभवतः 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस की बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना बेहद अहम होगा कि जम्मू
कश्मीर में समय से पहले चुनाव कराने को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अब दो बड़े मामले हैं। वो एक तो आर्टिकल 370 और दूसरा उससे पहले फिलहाल चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर जो याचिका दाखिल की गई है। तो देखना बेहद अहम है कि कल की जो सुनवाई होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील पांडे, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सुशील हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्हें बेसब्री से चुनाव का इंतजार है, और अब सुप्रीम कोर्ट कल इस पर जब सुनवाई करेगा जल्द चुनाव को कराने को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी रिमार्क या जो भी फैसला आता है वो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी बिल्कुल, अब वो देखिए साफ तौर से लंबे समय से फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो जनता है वहां पर चुनाव की प्रक्रिया को लेकर कोई भी उथल पुथल नहीं देखा गया है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जनगणना के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर केंद्र सरकार ने ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। तो ये माना जा सकता है कि जिधर केंद्र सरकार की तरफ से तैयारियां हों और जम्मू कश्मीर में चाहे जो भी मुद्दे हों, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जैसा आप बता भी रहे थे कि तैयारियां उनकी तरफ से की जा रही है, तो यह माना जा सकता है कि कल की सुनवाई कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव का भविष्य तय करे। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से जवाब तलब करेगा, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार का चुनाव करवाने की प्रक्रिया पर क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है कोर्ट, और क्या केंद्र सरकार का रिमार्क होगा इस पूरे मामले पर सुनवाई के दौरान। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जो तमाम याचिका करता है वो किस तरह संतुष्ट करते हैं कि क्यों जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है। अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा अब कि जम्मू कश्मीर की इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट कितना कन्विंस होता है और आगे सुनवाई के लिए तैयार होता है। बिल्कुल सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो अब देखना अहम होगा कि जल्द चुनाव कराने वाली याचिका पर कल सुनवाई होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है। आगे बढ़ेंगे। विक्टर ग्रीज में सेना द्वारा स्थापित युवा केंद्र में आज एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सेना के कमांडिंग ऑफिसर के अलावा प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षकों ने भाग लिया। समारोह के दौरान उन कर्मियों को कार्यदेश दिया गया जो सूजनी का काम पूरी तरह से सीख चुके हैं। समारोह के दौरान सेना की ओर से प्रशिक्षकों को मोमेंटो भी दिए गए। आज जो यहाँ पे यूथ सेंटर पे फंक्शन हुआ है, जो हमने पिछले दिसंबर से जो कोशिश की थी कि इन लड़कियों को ट्रेन करने में की सोजनी में, तो आज उनको पहला ऑर्डर मिला है। जिन लड़कियों ने इस दौरान सीखा है ये काम, तो आज उनको पहला ऑर्डर मिला है। आज हमने हर एक लड़की को एक एक शॉल करने को दिया है, जिसका उनको बाकायदा अब पैसा मिलेगा। तो हम एक बार गुरु हरगोबिंद जी की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में चिट्टी पातशाही गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में गुरु हरगोबिंद जी की शिक्षाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया। यहां लोगों ने आशा जताई कि उनके संदेश सभी के लिए प्रेरणा के रूप में काम करेंगे। फतेह, आज का दिन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी का प्रकाश उत्सव है। इस मुबारक मौके पर कश्मीर की सारी संगतें यहाँ इकट्ठ हुई हैं गुरुद्वारा छठी पातशाही में। जम्मू से भी जो लोग यहाँ गर्मी के दौर में आते हैं वो भी यहाँ आए हैं। बहुत रौनक है, वाहिगुरु की बहुत मानता हो रही है। हर कोई अपने अरमान लेके आया है जो गुरु महाराज के चरणों में रख के अपने आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। आज का दिन बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है सिख धर्म में, बिकॉज टुडे इज़ द प्रकाश पुरब ऑफ आवर सिक्स्थ गुरु, दैट इज़ गुरु हरगोबिंद पातशाह जी। तो आज के दिन जो है गुरु हरगोबिंद पातशाह जिन्होंने हमें मीरी एंड पीरी का कॉन्सेप्ट यानी कि स्पिरिचुअल पावर एंड पॉलिटिकल पावर के साथ सिखों को ब्लेस किया है, आज उनका प्रकाश पुरब। आप देख रहे हैं कि कितने हजारों की तादाद में सारी सिख संगत नेपाल में आयोजित थर्ड माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल म्यूजिक एंड डांस चैंपियनशिप में सांबा की परिणीत कौर ने एक्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। परिणीत कौर ने इस चैंपियनशिप में डांस और एक्टिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया था, जिसे परिणीत कौर ने एक्टिंग में झांसी की रानी का रोल अदा किया और गोल्ड मेडल जीता। वहीं डांस में सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। इस पूरी चैंपियनशिप में 5 देशों के बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के बच्चे शामिल रहे। प्रतियोगिता जीतकर जब परिणीत कौर अपने घर पहुंची तो घर वालों ने जोरदार स्वागत किया। परिणीत कौर के घर वालों का कहना है कि इस चैंपियनशिप के लिए परिणीत कौर ने कड़ी मेहनत की थी और इनकी मेहनत रंग लाई और
उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, जिसने पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। Selected for the 3rd Mount Everest Music and Dance Sports International Championship 2023. After qualifying the district, state, national level competitions, I am the only candidate from district Samba who have participated at international level and won gold medal in acting and silver medal in dance at international level held at Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal. In the international level, 5 countries had come: India, Nepal, Bangladesh. तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।